हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द ट्रू बैंकर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल सीसीपी का मॉड्यूल सी का पार्ट 2 नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी। ऐसे तो बैंक के द्वारा वेरियस टाइप की नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसमें से इम्पोर्टेंट है लेटर्स ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी, जिसके बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। तो फर्स्ट वन है लेटर्स ऑफ क्रेडिट। तो फ्रेंड्स, लेटर्स ऑफ क्रेडिट में क्या रहता है कि जो बायर एंड सेलर रहते हैं वो मोस्ट ऑफ केसेस में क्या रहते हैं कि वो अलग अलग सिटी, अलग अलग स्टेट या फिर तो अलग अलग कंट्री के रहते हैं, तो इनके बिटवीन ट्रस्ट नहीं रहता। सेलर को डाउट रहता है कि वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहा है उसको पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा, और बायर को डाउट रहता है कि उसने जो एडवांस में पेमेंट सेलर को दिया है तो उसको प्रोडक्ट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उसके सॉल्यूशन के लिए बैंक है वो इंटरमीडिएटरी का काम करेगी, एंड लेटर्स ऑफ क्रेडिट जो एलसी है वो एक इंस्ट्रूमेंट इसमें यूज़ किया जाता है। तो लेटर्स ऑफ क्रेडिट किस तरह से वर्क करती है उसके बारे में हम एक सिंपल डायग्राम से समझते हैं। तो फर्स्ट वन है एप्लीकेंट इंपोर्टर, एंड सेकंड पार्टी रहती है जो एक्सपोर्टर एंड बेनिफिशियरी। तो फर्स्ट ऑफ तो क्या रहता है कि वो दोनों के बिटवीन सेल्स कॉन्ट्रैक्ट रहता है, ये प्रोडक्ट इतने में सेल की जाएगी और जो इंपोर्टर है वो प्रोडक्ट इतने में बाय करेगा। पर इसमें क्या है, एक्सपोर्टर जो रहता है वो एक कंडीशन रखेगा कि मुझे जब भी लेटर्स ऑफ क्रेडिट मिलेगी तब भी मैं जो प्रोडक्ट है उसको एक्सपोर्ट करूँगा। तो इसलिए इंपोर्टर क्या करेगा, उसकी जो बैंक होगी जिसको इश्यूइंग बैंक बोलते हैं उसको एप्लीकेशन करेगा फॉर द ओपनिंग ऑफ एलसी। तो इश्यूइंग बैंक जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सब कलेक्ट करके एलसी इश्यू करेगी, और वो एलसी है वो एडवाइजिंग बैंक को देगी। तो एडवाइजिंग बैंक क्या करेगी, जो एलसी है उसको जो भी डॉक्यूमेंट है वो सबको ऑथेंटिकेट करेगी एंड एडवाइस करेगी बेनिफिशियरी को वाया बेनिफिशियरी बैंक। तो फर्स्ट स्टेप हुआ है एडवाइजिंग एलसी। अभी एक्सपोर्टर के पास एलसी आ गई है तो उसको ट्रस्ट हो जाता है कि उसको टाइम पे पेमेंट मिल जाएगा, तो वो जो गुड्स और प्रोडक्ट है उसका एक्सपोर्ट कर देगा। तो फिफ्थ स्टेप रहता है शिपमेंट, तो प्रोडक्ट को शिप कर देता है। जैसे ही प्रोडक्ट शिप हो जाती है उसके बाद जो बिल ऑफ लेंडिंग एंड अदर जो डॉक्यूमेंट है वो नेगोशिएटिंग बैंक रहती है उसको प्रेजेंट कर देगा। जब भी एक्सपोर्टर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट नेगोशिएटिंग बैंक को प्रेजेंट करेगा तो नेगोशिएटिंग बैंक क्या करेगी, वो जो बिल रहता है उसको नेगोशिएट करके पेमेंट एक्सपोर्टर को दे देंगी। उसके बाद नेगोशिएटिंग बैंक क्या करती है कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो इश्यूइंग बैंक को ट्रांसफ़र करेगी और रिएम्बर्समेंट के लिए क्लेम करेगी। और इश्यूइंग बैंक है वो जो इसका एप्लीकेंट इंपोर्टर है उससे वो डॉक्यूमेंट चेक करवाता है, और उसके बाद जो इंपोर्टर का अकाउंट है उसको डेबिट करके अमाउंट है वो रिएम्बर्स कर देगा नेगोशिएटिंग बैंक को, जो अमाउंट नेगोशिएटिंग बैंक ने एक्सपोर्टर को दी थी। उसके बाद इश्यूइंग बैंक है वो डॉक्यूमेंट इंपोर्टर को रिलीज कर देगी, और इंपोर्टर उस डॉक्यूमेंट के बेस से शिपमेंट में से जो प्रोडक्ट आती है वो कलेक्ट कर लेगा। तो ये थी सिंपल प्रोसेस लेटर्स ऑफ क्रेडिट की। नेक्स्ट है पार्टीज इन्वॉल्व इन लेटर ऑफ क्रेडिट। तो एलसी के अंदर कौन कौन सी पार्टी रहती है उसको हम ब्रीफली वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज बायर इंपोर्टर, एप्लीकेंट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट का जो एप्लीकेंट रहता है। सेकंड है सेलर एंड एक्सपोर्टर, जो प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है। बेनिफिशियरी ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, जो एलसी के अंदर बेनिफिशियरी रहता है। थर्ड वन इज ओपनिंग बैंक, लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यूइंग बैंक, जो एप्लीकेंट के रिक्वेस्ट पे एलसी इश्यू करती है वो ओपनिंग बैंक। नेक्स्ट है एडवाइजिंग बैंक, बैंक दैट एडवाइज द क्रेडिट टू बेनिफिशियरी। इश्यूइंग बैंक जो एलसी इश्यू करती है उसको ऑथेंटिकेट करके वो एलसी को
बेनिफिशियरी को एडवाइस करती है। कंफर्मिंग बैंक, कंफर्मिंग बैंक क्या है कि बैंक विच एड गारंटी टू द क्रेडिट ओपन बाय अनदर बैंक। कभी एक्सपोर्टर क्या डिमांड करता है कि जो एलसी इश्यूइंग बैंक ने इश्यू की है उसको अनदर बैंक से कंफर्म किया जाए, तो उस केस में कंफर्मिंग बैंक रहती है वो एडिशनली गारंटी प्रोवाइड करती है। अगर इश्यूइंग बैंक पेमेंट करने के लिए फेल हो जाती है तो उस केस में कंफर्मिंग बैंक उसका पेमेंट करेगी। तो कंफर्मिंग बैंक फुल लायबिलिटी रहती है फॉर पेमेंट ऑफ एलसी। नेक्स्ट है नेगोशिएटिंग बैंक, बैंक विच इज नॉमिनेटेड बाय इश्यूइंग बैंक टू नेगोशिएट डॉक्यूमेंट। जो इश्यूइंग बैंक है उसके द्वारा नॉमिनेट की जाती है बैंक फॉर द नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो एक्सपोर्टर के जो बिल्स एंड डॉक्यूमेंट रहते हैं उसको नेगोशिएट करके एक्सपोर्टर को नेगोशिएटिंग बैंक पेमेंट कर देती है। एंड लास्ट वन इज रिएम्बर्सिंग बैंक, बैंक विच इज पे टू ऑनर द रिएम्बर्समेंट क्लेम। रिएम्बर्सिंग बैंक जो नेगोशिएटिंग बैंक ने क्लेम रखा है उसका रिएम्बर्समेंट करेगी। रिएम्बर्सिंग बैंक में क्या रहता है कि जो इश्यूइंग बैंक रहता है उसका अकाउंट रिएम्बर्सिंग बैंक में रहता है। रिएम्बर्सिंग बैंक जो इश्यूइंग बैंक का अकाउंट है उसको डेबिट करके क्लेम का रिएम्बर्समेंट कर देती है। कुछ टाइम क्या रहता है कि जो एडवाइजिंग बैंक है, कंफर्मिंग बैंक है एंड नेगोशिएटिंग बैंक है वो एक ही रहती है। तो एक ही बैंक है वो एडवाइजिंग का, कंफर्मिंग का और नेगोशिएटिंग बैंक का वर्क करती है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। एलसी के अलग अलग टाइप्स रहते हैं जिसके बारे में हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज रिवोकेबल एलसी, amended or cancelled by issuing bank without notice to beneficiary। तो रिवोकेबल जो एलसी रहती है उसके अंदर जो इश्यूइंग बैंक है वो amended और कैंसिल कर सकती है विदाउट द गिविंग नोटिस टू द बेनिफिशियरी। सेकंड है इररिवोकेबल एलसी, इश्यूइंग बैंक कैन नॉट amended और कैंसल विदाउट द कंसर्न ऑफ द पार्टी। तो इररिवोकेबल एलसी के अंदर इश्यूइंग बैंक है वो कैंसिल और अमेंडेड नहीं कर सकती विदाउट द कंसर्न ऑफ द ऑल द पार्टी, जो इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर और एडवाइजिंग बैंक है। अगर इसके अंदर कोई चेंजेस करना है तो इश्यूइंग बैंक को एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर और एडवाइजिंग बैंक का कंसर्न चाहिए। थर्ड है कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट, another bank has added its confirmation और गारंटी। जो इश्यूइंग बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट इश्यू की है उसको अनदर बैंक के द्वारा कंफर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, तो उसको कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। और कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट जो इनरिवोकेबल एलसी है उसमें प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबल एलसी, एलसी ट्रांसफर सेकंड और सेवरल सेकंड बेनिफिशियरी। ट्रांसफरेबल एलसी में क्या रहता है कि जो बेनिफिशियरी है उसके द्वारा अनदर बेनिफिशियरी को एलसी ट्रांसफ़र की जाती है। जैसे कि जो मैन्युफैक्चरर है वो उसको जो रॉ मटेरियल सप्लायर है वेरियस पार्टी उसको ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट है रेट क्लोज एलसी, पेमेंट इन एडवांस फॉर परचेजिंग रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग एटीसी। रेट क्लोज एलसी के अंदर क्या रहता है कि जो बेनिफिशियरी है उसको जो रॉ मटेरियल परचेज के लिए, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग के लिए एडवांस में पेमेंट दिया जाता है। नेक्स्ट है ग्रीन क्लोज एलसी, एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ रेड क्लोज लेटर ऑफ क्रेडिट ऑल्सो फॉर वेयर हाउसिंग एंड इंश्योरेंस चार्जेस। तो ग्रीन क्लोज एलसी क्या है कि वो रेड क्लोज एलसी है उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। जो रेड क्लोज के अंदर रॉ मटेरियल परचेजिंग, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग का जो एडवांस पेमेंट दिया जाता था उसके अलावा ग्रीन क्लोज के अंदर वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंश्योरेंस के जो चार्जेस है वो सब प्रोवाइड किए जाते हैं। और उसका पेमेंट वो गुड जो रहता है उसको वेयर हाउस के अंदर ट्रांसफ़र करने के बाद प्रोवाइड किया जाता है अप टू द पीरियड ऑफ शिपमेंट। नेक्स्ट है साइट एलसी एंड यूजेंस एलसी। In site LC, payment would be made by issuing bank at site on demand or on presentation। साइट LC के अंदर
जब भी एलसी की डिमांड एंड प्रेजेंटेशन किया जाए तभी उसका पेमेंट किया जाता है। एंड इन यूजेंस एलसी पेमेंट विल बी मेड आफ्टर स्पेसिफाइड यूजेंस पीरियड। जबकि यूजेंस पीरियड के अंदर स्पेसिफाइड यूजेंस पीरियड रहता है, उसके बाद उस एलसी का पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है बैक टू बैक एलसी काउंटरवेलिंग क्रेडिट। अंडर दिस एलसी इज ओपन विथ सिक्योरिटी ऑफ अनदर एलसी। उसके अंदर क्या रहता है कि वो एक एलसी रहती है, उसकी सिक्योरिटी के सामने अनदर एलसी प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि जो ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा है उसके फेवर में एलसी इश्यू की जाती है, तो वो उस एलसी के सामने ओरिजिनली जो मैन्युफैक्चर है उसके लिए एलसी इश्यू करवाता है। तो एग्जांपल हुआ बैक टू बैक एलसी का, जिसको काउंटर वेलिंग क्रेडिट भी बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टैंड बाय एलसी। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट इट वेरी मच सिमिलर इन नेचर टू ए बैंक गारंटी। स्टैंड बाय एलसी है वो बैंक गारंटी के सिमिलर नेचर की रहती है। बैंक गारंटी में क्या रहता है फ्रेंड कि एलसी की तरह उसमें पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी जो एप्लीकेंट है वो पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में फेल होता है तब भी बैंक उसका पेमेंट करती है। और फॉरेन के अंदर क्या रहता है कि कुछ कंट्री में बैंक गारंटी अलाउ नहीं है, तो उस केस में रिप्लेस ऑफ बैंक गारंटी स्टैंड बाय एलसी यूज़ की जाती है। बेनिफिशियरी टू ऑब्टेन पेमेंट फ्रॉम ए बैंक even when the applicant for the credit has failed to perform as per bond। तो इसके अंदर बैंक तभी बेनिफिशियरी को पेमेंट करती है जब भी जो एप्लीकेंट है वो स्पेसिफिक जो बॉन्ड के हिसाब से परफॉर्म नहीं करता और वो परफॉर्मेंस करने के लिए फेल होता है। नेक्स्ट है रिवॉल्विंग एलसी। फैसिलिटेट टू रिपीट सेल्स ट्रांजेक्शन। जब भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के अंदर सेम प्रोडक्ट एक्सपोर्टर के द्वारा इंपोर्टर को सेल की जाती है फॉर पर्टिकुलर पीरियड, उस टाइम रिवॉल्विंग एलसी का यूज़ किया जाता है। तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो भी एक्सपोर्टर प्रोडक्ट सेल करके बिल रखेगा उसका पेमेंट इंपोर्टर की बैंक कर देती है और इंपोर्टर को हर बार एलसी इश्यू करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये थे टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ एलसी लिमिट। अगर एग्जाम की ओर से देखा जाए तो असेसमेंट ऑफ एलसी लिमिट एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसमें से केस स्टडी एग्जाम में आती है और टोटल 5 to 10 मार्क के क्वेश्चन असेसमेंट ऑफ एलसी लिमिट में से रहते हैं। तो उसके बारे में हम एक अलग से केस स्टडी बाद में देखेंगे। और हमने जो सीसीपी एग्जाम के 3 मॉक टेस्ट बनाए हैं उसके अंदर भी एलसी लिमिट के असेसमेंट की वेरियस केस स्टडी इंक्लूड किए, जिसको आप हमारे वेबसाइट thetruebanker.com पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट है बैंक गारंटीज। तो बैंक गारंटी क्या है कि वर्ड इट्सेल्फ इंडिकेट करता है बैंक गारंटी। तो बैंक के द्वारा जो गारंटी श्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। तो बैंक गारंटी किस तरह से वर्क करती है तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ द जो एप्लीकेंट रहता है बैंक गारंटी का और बेनिफिशियरी रहते हैं, तो एप्लीकेंट जो है वो क्या करेगा कि जब भी कोई टेंडर अप्लाई करता है तो टेंडर के लिए बिड करेगा जो बेनिफिशियरी है उसके बाद, और उसका टेंडर पास हो जाता है तो एप्लीकेंट को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। पर बेनिफिशियरी क्या कहता है कि आपको मुझे बैंक गारंटी ला के देनी पड़ेगी फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो एप्लीकेंट क्या करेगा, गारंटर मीन्स कि बैंक है उसको एप्लीकेशन देगा फॉर बैंक गारंटी इश्यू के लिए। तो गारंटर जो कि बैंक है वो क्या करेगी, बैंक गारंटी इश्यू करके एप्लीकेंट को दे देंगे, और एप्लीकेंट है वो जो बैंक गारंटी है वो बेनिफिशियरी को सबमिट करवा देगा। उसके बाद वो वर्क चालू कर देगा। अगर वर्क है वो कंप्लीट सेटिस्फैक्टरी हो जाता है तो उस केस में बैंक गारंटी है वो बेनिफिशियरी के द्वारा रिलीज़ की जाती है और वो एप्लीकेंट को दी जाती है, और एप्लीकेंट वो रिलीज़ की बैंक गारंटी बैंक को वापस सबमिट करवा देता है और उसकी वो लायबिलिटी है वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। पर बेनिफिशियरी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी हिसाब से वर्क सेटिस्फैक्टरी कंप्लीट नहीं होता, तो उस केस में बेनिफिशियरी क्या करेगा,
क्लेम फॉर बैंक गारंटी, वो क्लेम करेगा कि वो बैंक गारंटी का जो अमाउंट है वो रिवोक करके मुझे दी जाए। तो तब भी जो गारंटर जो बैंक है वो क्या करेगी, बैंक गारंटी को रिवोक करके बेनिफिशियरी को पेमेंट कर देगी और जो एप्लीकेंट का अकाउंट है उसको डेबिट कर देगी। तो इस टाइप से बैंक गारंटी वर्क करती है। तो नेक्स्ट देखते हैं पार्टी इन्वॉल्व इन बैंक गारंटी। बैंक गारंटी में कौन कौन सी पार्टी इंक्लूड रहती है। हमने देखा था 3 पार्टीज रहती है। फर्स्ट वन तो एप्लीकेंट जो प्रिंसिपल डेप्टर है, सेकंड वन इज बेनिफिशियरी जो क्रेडिटर है, एंड थर्ड वन इज गारंटर द श्योरिटी जो श्योरिटी प्रोवाइड करती है जो बैंक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ बैंक गारंटी। तो 3 टाइप की बैंक गारंटी रहती है, उसको हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज परफॉर्मेंस गारंटी। नेम इटसेल्फ भी इंडिकेट करता है कि परफॉर्मेंस, तो स्पेसिफिक जो परफॉर्मेंस जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी हिसाब से जो एप्लीकेंट है उसको करना है। तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है वो एप्लीकेंट टाइम पे फुलफिल कर देता है तो बैंक गारंटी की लायबिलिटी ख़त्म हो जाती है और जो बेनिफिशियरी है वो बैंक गारंटी वापस कर देता है। पर टाइम पे वो जो स्पेसिफाई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इसी हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं करता एप्लीकेंट, तो उस केस में बेनिफिशियरी वो बैंक गारंटी की अमाउंट है वो बैंक से डिमांड करती है। तो वो बैंक जो एप्लीकेंट का अकाउंट है उसको डेबिट करके बेनिफिशियरी को दे देती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल गारंटी। फाइनेंशियल मीन्स कि जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है उसके लिए गारंटी इश्यू की जाती है, इसको फाइनेंशियल गारंटी के बोलते हैं। जैसे कि कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स की, एक्साइज की जो ड्यूटी रहती है उसके रिलेटेड क्लेम के लिए जो गारंटी इश्यू की जाती है उसको फाइनेंशियल गारंटी बोलते हैं, जिसके अंदर डायरेक्टली फाइनेंशियल की लायबिलिटी रहती है। नेक्स्ट है डिफर पेमेंट गारंटी। इसमें क्या रहता है कि जो बाहर है वो जो कैपिटल गुड और मशीनरी परचेज करता है सेलर से उसके लिए डिफर पेमेंट गारंटी इशू करवाता है। पर अगर बाहर ने जो कैपिटल गुड और मशीनरी परचेज किया है उसका टाइम पे पेमेंट नहीं करेगा तो बैंक इसका पेमेंट करेगी। पर बैंक पेमेंट जो करती है वो डिफर रहता है, मीन्स कि अलग अलग इंस्टॉलमेंट में रहता है, तो बैंक उसका पेमेंट अलग अलग इंस्टॉलमेंट में करेगी, तो इसलिए उसको डिफर पेमेंट गारंटी बोलते हैं। तो ये 3 टाइप थे बैंक गारंटी के। नेक्स्ट है द परफॉर्मेंस गारंटी कॉमनली इश्यू बाय बैंकर। तो बैंक के द्वारा कौन कौन सी परफॉर्मेंस गारंटी इश्यू की जाती है तो उसके बारे में वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज बीट बॉन्ड। बीट बॉन्ड्स मीन कि जो टेंडर है उसके लिए जो कॉन्ट्रैक्टर बीट करता है उसके लिए सम गारंटी डिमांड की जाती है एज पर द टेंडर अमाउंट, तो उसके लिए जो गारंटी एप्लीकेंट इश्यू करवा जाए उसको बीट बॉन्ड्स बोलते हैं। सेकंड है परफॉर्मेंस गारंटी। आफ्टर जो बिडिंग है वो सिलेक्ट होने के बाद कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, पर उसके लिए जो गारंटी डिमांड की जाती है वो परफॉर्मेंस गारंटी बोलते हैं। नेक्स्ट है एडवांस पेमेंट गारंटी। एडवांस पेमेंट गारंटी में क्या रहता है कि बाहर जो एडवांस में पेमेंट करता है उसके लिए सेलर से वो बैंक गारंटी का डिमांड करता है। अगर सेलर वो टाइम पे प्रोडक्ट डिलीवर नहीं करता तो एडवांस में जो पेमेंट किया है बाहर ने वो पेमेंट सेलर को रिफंड करना पड़ता है। अगर सेलर वो रिफंड नहीं करता तो बैंक उसका रिफंड करेगी। नेक्स्ट है रिटेंशन मनी गारंटी। जब भी कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा वर्क खत्म हो जाता है तभी बेनिफिशियरी बैंक गारंटी का है वो पूरा पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देता, सम जो अमाउंट है वो रिटेन करके रखता है और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद ही वो पेमेंट देता है। तो जो रिटेंशन मनी है वो विड्रॉ करवाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है वो रिटेंशन मनी गारंटी इश्यू करवाएगा और वो जो बेनिफिशियरी है उसको देके जो रिटेंशन मनी है वो भी विड्रॉ करवा देगा, जिससे उसको सफिशिएंट वर्किंग कैपिटल मिल पाए फॉर कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट एट टाइम। नेक्स्ट है मेंटेनेंस गारंटी बॉन्ड्स। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ख़त्म होने के बाद सम टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्टर है वो जो बेनिफिशियरी है उसको सेटिस्फेक्शन के लिए वो सब मेंटेन रखता है,
तो उसके लिए जो गारंटी इश्यू की जाती है उसको मेंटेनेंस गारंटी और मेंटेनेंस बॉन्ड बोलते हैं। बैंक गारंटी असेसमेंट की केस स्टडी भी एग्जाम में आ सकती है, तो उसके बारे में भी हम एक अलग से केस स्टडी देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।